बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो बच्चों बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को मैंने डिनोट किया है E माइनस से, E फॉर इलेक्ट्रॉन्स, और माइनस इसलिए क्योंकि उस पे एक यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन्स को मैंने रिप्रेजेंट किया है P प्लस से, क्योंकि P फॉर प्रोटॉन एंड प्लस मींस 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता इसलिए N और 0। तो हम लोगों ने यहाँ पे भी एक फ्लो चार्ट का इस्तेमाल किया है, और इस फ्लो चार्ट के जरिए हम सीखेंगे कि कैसे आसानी से इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप दिख रहा है बच्चों इस फ्लो चार्ट में कि हम लोग मोल्स कैलकुलेट करेंगे। मोल्स कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसमें हम लोग Na मल्टीप्लाई करेंगे। Na मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि अगर एटम होगा तो नंबर ऑफ एटम्स मिलेगा, मॉलिक्यूल्स के केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और आयंस के केस में नंबर ऑफ आयंस। तो पहला स्टेप मोल्स में Na मल्टीप्लाई करके एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस का नंबर निकालना है। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि किसी एक एटम या मॉलिक्यूल या आयन, क्वेश्चन में जो भी रहेगा उसी में, कि एटम है तो एटम में, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल में, और आयन है तो आयन में, कि किसी एक एटम, मॉलिक्यूल या आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। एक में जितना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ एटम्स को, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसीलिए फ्लो चार्ट बना दिया है ताकि तुम सारे बच्चों को आसानी हो ये वीडियो देख करके समझने में कि हमने क्या किया है क्वेश्चन। पहला एग्जांपल, 8 ग्राम ऑक्सीजन एटम लिया है। किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं और ऊपर में मास नंबर बोलते थे, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं लगभग ये एटॉमिक मास। तो पहला काम मोल्स निकालना। मोल्स कैसे निकालेंगे? ये एटम है तो एटम का हमने सीखा है ना, मास इन ग्राम, बाई में ग्राम एटॉमिक मास, तो 8/16 मींस 0.5, मोल्स आ गया 0.5। अब यहाँ पे एटम्स निकालेंगे क्योंकि एटम दिया हुआ है, तो एटम्स कितना हो जाएगा 0.5 N। उसके बाद हमने क्या सीखा है, क्या फाइंड करना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन 1 एटम, मॉलिक्यूल और आयन। तो देखते हैं एक ऑक्सीजन एटम की बात करें तो ये बेसिक सा आइडिया सारे बच्चों को होगा, क्योंकि पहले तुम सब ने कभी ना कभी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर हमेशा Z के बराबर होता है, मतलब एटॉमिक नंबर के बराबर, और न्यूट्रॉन हमेशा ये मास नंबर और ये एटॉमिक नंबर को घटा करके आता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बच्चों, 1, प्रोटॉन्स भी कितने होंगे 1, और न्यूट्रॉन कितना होगा 16 में से 1 को हम लोग घटा देंगे। तो मैंने वही लिखा है, एक ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन कितने हैं 16 - 8। तो बड़ा आसान हो गया कि एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन है, तो हमें बताना है कि 0.5 Na में कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। एक में 8 तो 0.5 Na में 8 × 0.5 Na, तो मल्टीप्लाई किया जैसे ही 8 × 0.5 Na कितना आ गया 4 Na, ये भी 4 Na और ये भी 4 Na। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं कि पहला स्टेप है मोल्स निकालना। मोल्स में Na मल्टीप्लाई करेंगे तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस मिलेगा, और फिर एक एटम, मॉलिक्यूल या आयन में जितना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस को। उससे क्या मिलेगा हमें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन, 4.4 ग्राम CO2। यहां पे एटम था, अभी यहां पे क्या आ गया मॉलिक्यूल। तो फिर से पहला काम मोल्स निकालना। 4.4 बाई में 44 कितना आ गया, ये 0.1। ये कितना है, ये 0.1। अब मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। मॉलिक्यूल्स का नंबर कितना होगा 0.1 Na। अब उसके बाद हम लोग जानते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है, किसी भी एक एटम या मॉलिक्यूल या आयन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, एक CO2 मॉलिक्यूल, मैंने लिखा है यहाँ पे एक CO2 मॉलिक्यूल एक कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम से बना हुआ है। कार्बन एटम को इस तरह से लिखते हैं C 6 and 12, और O को लिखते हैं 8 and 16। एक CO2 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम लोग। एक CO2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हम लोग जानते हैं एक CO2 में कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन होगा प्लस 2 ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन होगा।
तो हम लोग देख सकते हैं कि एक कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए हमने 6 लिख दिया। ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8, लेकिन यहाँ पे कितने ऑक्सीजन एटम है बच्चों, 2, इसीलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे 2 into 8, मतलब ये पहला वाला कार्बन के लिए है, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, और ये जो दूसरा मैंने लिखा है, हमें पता है कि CO2 मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम है, इसीलिए ये 2 into 8 किसके लिए है, ऑक्सीजन के लिए। तो 6 + 2 into 8 means 6 + 16 is equal to 22, तो 22 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेम टू सेम उसी तरह प्रोटॉन के आते हैं। कार्बन में कितना प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन, ऑक्सीजन में कितना प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन, लेकिन कितने ऑक्सीजन, 2, इसीलिए 6 + 2 into 8 22। न्यूट्रॉन में आते हैं, न्यूट्रॉन 12 - 6, कार्बन में 6 न्यूट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन, तो फिर से वही 6 + 2 into 8 22। तो टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल प्रोटॉन, टोटल न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हमें पता है कि एक में 22 इलेक्ट्रॉन, 22 प्रोटॉन, 22 न्यूट्रॉन है, तो 0.1 Na से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 0.1 Na से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, 2.2 Na इलेक्ट्रॉन्स, 2.2 Na प्रोटॉन्स और 2.2 Na न्यूट्रॉन्स। इसी तरह अगला क्वेश्चन हम लोग अभी आयंस का करते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी निकालेंगे। तो बच्चों ये है अगला सवाल, जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है 8 ग्राम Ca+2। अभी तक हमने एटम और मॉलिक्यूल्स पे क्वेश्चन किया था, ये आयंस में। तो पहला स्टेप क्या है, मोल्स निकालना। हम लोग जानते हैं Ca+2 आयन का मास होता है 40 ग्राम, अगर ग्राम में बोले तो, और अगर एक आयन की बात करें तो वो 40 ही। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, 8 डिवाइडेड बाय में 40, जो कि 0.2 आएगा। फिर नंबर ऑफ आयंस निकालने के लिए हम लोगों ने इसमें Na को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 0.2 है। अब हम लोग जानते हैं ये Ca+2 कैसे बना है, Ca+2 बना है कैल्शियम से। कैल्शियम को कैसे लिखते हैं, 20 हो गया इसका एटॉमिक नंबर और 40 हो गया इसका एटॉमिक मास, या मास नंबर बोले तो ज्यादा सही रहेगा। तो अब हम लोग समझते हैं Ca+2 कैसे बना होगा बच्चों, जब एक Ca एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, इसका मतलब 20 से घट करके उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। तो इन शॉर्ट दिमाग में सेट कर लेना है कि जब कभी भी कटायन हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एटम से घट जाते हैं, और कितने अमाउंट से घटते हैं, जितना उस पर चार्ज होता है। अगर यहाँ पे +2 है इसीलिए हमने 2 घटाया, +4 होता तो 4 घटाते हैं, और अगर अनायन होता तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। अगर -2 होता चार्ज किसी अनायन पे तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते, -4 होता तो हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते। तो इन शॉर्ट याद रखेंगे, कटायंस में इलेक्ट्रॉन्स चार्ज घटा करके आते हैं और अनायंस में इलेक्ट्रॉन्स चार्ज को ऐड करते हैं। तो हमें पता है Ca+2 में ऐसे एक कैल्शियम एटम में 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं, Ca+2 में इसलिए 20 - 2 18 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितना, 20 का 20 रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन ना घटता है ना बढ़ता है कभी भी किसी भी कटायन या अनायन के फॉर्मेशन में, और न्यूट्रॉन्स में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 40 - 20 20। तो हमें पता चल गया कि एक आयन में 18, 20 और 20 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, तो 0.2 Na में कितने होंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 into 0.2 Na means 3.6 Na इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल, 20 into 0.2 Na करेंगे तो 4 Na प्रोटॉन्स, और इसी तरह 4 Na न्यूट्रॉन्स। आ जाते हैं हम लोग अगले सवाल पे। इस अगले सवाल में बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन AIPMT में पूछा जा चुका है। पहले भी बताया मैंने कि नीट का पहले नाम AIPMT हुआ करता था। कैलकुलेट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 4.2 ग्राम N3- आयन। बच्चों इस आयन का दूसरा नाम अजाइड आयन भी है, इसको अजाइड आयन कहते हैं। कितने बार क्वेश्चन में N3- आयन के जगह पे अजाइड आयन पूछा जाएगा, तो याद रखिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वैलेंस शेल में होते हैं। अब बात आती है वैलेंस शेल क्या है, किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होगा, जैसे मान लेते हैं कोई एटम में 3 शेल है, तो जो उसका तीसरा शेल होगा वो उसका वैलेंस शेल कहलाएगा, और उस वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स वो कहलाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो पहला काम N3- आयन का 4.2 ग्राम दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले मोल्स निकालेंगे। 4.2 बाय में 42,
42 क्यों किया? क्योंकि N3 माइनस आयन का अगर हम लोग वेट निकालेंगे तो ये 3 नाइट्रोजन से बना है, तो 14 इंटू 3 करेंगे तो 42 आएगा। 4.2 बाई में 42.1 0.1 मोल हो गया। अब आयंस निकालने के लिए हमने Na से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आया वो 0.1 Na। अब समझते हैं कि इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। N3 माइनस आयन जो है वो किससे बना है? 3 नाइट्रोजन एटम से बना है, और एक माइनस चार्ज है, इसका मतलब एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे हम लोग। तो हमें पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा होगा तुम लोगों ने 9th या 10th में, तो इस तरह लिखते हैं। पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर दूसरे शेल में हम लोग 1 से शुरू करते हैं और कहां तक जाते हैं बच्चों? 8 तक जाते हैं। तो 2 और 5, तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा हुआ? ये वाला। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता चला एक नाइट्रोजन एटम में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो यहां तो 3 नाइट्रोजन एटम है, तो इसीलिए 1 N3 माइनस है 3 into 5 प्लस 1, क्योंकि अभी बताया ये जो माइनस चार्ज वाला होता है उसे भी हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन में काउंट करते हैं। तो एक आयन में 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 0.1 Na में कितना? 16 into 0.1 Na means 1.6 Na electrons। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। हम लोग जानते हैं कि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल सब पे चार्ज नहीं होता है, हमेशा आयंस पे चार्ज होता है, इसलिए कह सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ चार्ज ऑन आयंस। इसमें भी फ्लो चार्ट का इस्तेमाल किया है मैंने। सबसे पहला काम मोल्स निकालना, फिर उसमें हम लोग Na मल्टीप्लाई करेंगे। Na मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? हमें नंबर ऑफ आयंस मिलेगा, और जैसे ही नंबर ऑफ आयंस मिल गया तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि एक आयन पे कितना चार्ज है, और फिर एक आयन पे जितना चार्ज है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ आयंस को, तो हमें मिल जाएगा टोटल चार्ज। तो आइए देखते हैं एग्जांपल हम लोग। पहला 3.2 ग्राम O माइनस 2 आयन। बच्चों इसका नाम तुम सभी को पता होगा कि इसको ऑक्साइड आयन कहते हैं। तो 3.2 ग्राम ऑक्साइड आयन पे चार्ज निकालना है, तो हम लोग सबसे पहला काम मोल्स निकालेंगे। 3.2 बाई में 16, तो ये कितना आएगा? 0.2। मैंने पहले भी बताया है कि किसी भी एटम और आयन के मास में खास फर्क नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल होता है। तो O एटम और O-2 का मास सेम होगा, इसलिए यहाँ पे 16 लिया है। तो n बराबर 0.2, आयंस कितने हो जाएंगे? 0.2 Na। अब हम लोग देखते हैं कि इस O-2 पे, एक O-2 पे कितना निगेटिव चार्ज है? 2 यूनिट निगेटिव चार्ज है, तो मैंने लिख दिया -2 यूनिट्स चार्ज। अब पता होगा कि कोई सा भी जो चीज लेते हैं उसका कुछ फंडामेंटल यूनिट या फंडामेंटल क्वांटिटी होता है जो सबसे छोटा एंटिटी होता है उसका। तो हम लोग बोलते हैं कि चार्ज का सबसे छोटा यूनिट हम लोग E से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू होती है 1.602 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। कूलम इज द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बच्चों? -1.602 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, और एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1.602 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। तो हम लोग बोल सकते हैं O-2 पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इस पे कितना चार्ज हो गया? -2 इंटू 1.602 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। अब इतना लिखने का जरूरत नहीं है, इसके जगह हम लोग E भी लिख सकते हैं, या चाहे तो उसको 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम में लिख के रहने दे सकते हैं। तो एक आयन पे इतना चार्ज है, तो इतने सारे आयन्स पे कितना होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे? इस -2E को 0.2 Na से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा -0.4 Na इंटू E। कितने बार एग्जाम्स में ऑप्शंस में Na और E के टर्म्स में ही रहता है, इसीलिए मैंने इस तरह से लिख दिया है। अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो हम लोग माइनस साइन हटा देते हैं, तो हमारे क्वेश्चंस का ज्यादातर मैग्नीट्यूड ही पूछा जाता है।
और अगर साइन पूछेगा तो जानते ही हैं कि ये अनायन है इसीलिए माइनस लगा दिया है, और अगर कटायन होता तो प्लस लगा देते हैं। अगला सवाल देखते हैं 6.9 ग्राम Na+, ये एक कटायन है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। पहला काम मोल्स निकालेंगे, 6.9 बाय में 23, इसकी वैल्यू होगी 0.3। आयंस कितने हो जाएंगे बच्चों? 0.3 Na। अब हमें पता है कि एक Na+ पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मींस 1.6 into 10 के पावर -19 कूलम। तो टोटल चार्ज कितना होगा? इस 0.3 Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना हो गया? 0.3 Na E। अब E की वैल्यू रख देंगे, Na की वैल्यू रख देंगे और सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा एक चीज कि Na into E जब करते हैं हम लोग, मतलब 6.022 into 10 के पावर 23 इंटू E की वैल्यू 1.602 into 10 के पावर -19 कूलम, ये 96487 कूलम आता है, जिसको लगभग 96500 कूलम लिखते हैं। तो चाहेंगे तो ये वैल्यू भी याद करके यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? 0.3 इंटू लगभग 96500 कूलम। आ जाते हैं अगले सवाल पे। कैलकुलेट चार्ज ऑन 5.6 ग्राम N-3 है। बच्चों इस N-3 का नाम क्या होता है? नाइट्राइड आयन। तो सवाल है 5.6 ग्राम नाइट्राइड आयन है, बताना है उस पर कितना चार्ज होगा। तो पहला काम मोल्स निकालेंगे, 5.6 पाई में 14 इज इक्वल टू 0.4। फिर सेकेंड स्टेप आयंस निकालेंगे 0.4 Na। अब हमें दिख रहा है कि एक N-3 पे कितना चार्ज है? तो 3 यूनिट्स निगेटिव चार्ज है, इसलिए मैंने -3 लिखा है। मींस -3 into 1.6 into 10 के पावर -19 कूलम। तो टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे? इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? -1.2 Na into E। इसी तरह के सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें या तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज, इन्हीं तरह चीजों को सवाल में पूछा जाता है। देखते हैं बच्चों अगला सवाल। सवाल है कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 4.25 ग्राम NH3। तुम सभी बच्चे जानते होंगे कि NH3 का नाम अमोनिया होता है। जिनको नहीं मालूम था वो आज के बाद से याद रखेंगे कि सवाल में अगर अमोनिया भी लिखा रहे तो NH3 होता है वो, और उस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम हमने सीखा है कि पहला स्टेप होता है मोल्स निकालना। मोल्स कैसे निकालेंगे? मास पाई में ग्राम मोलिकुलर मास। NH3 का ग्राम मोलिकुलर मास कैसे आएगा? नाइट्रोजन का 40, हाइड्रोजन का 1, 3 हाइड्रोजन है तो इसीलिए ये 17। 4.25 बाय 17 इज इक्वल टू 0.25। अब ये कैसे आया? 17 का हाफ होता है 8.5 और 8.5 का आधा 4.25। पहला स्टेप था मोल्स निकालना जो कि आया 0.25। सेकेंड स्टेप में हम लोग मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। 0.25 Na। जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स कैसे निकलता है? हमेशा Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमने सीखा था फ्लो चार्ट, अगर याद आ रहा होगा तुम सारे बच्चों को, कि पहला स्टेप होता था मोल्स निकालना, दूसरा मॉलिक्यूल्स, और तीसरे में क्या करते थे हम लोग कि एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन्स हैं उसको फाइंड करेंगे और उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि NH3 के एक मॉलिक्यूल में कितना न्यूट्रॉन है। NH3 किन किन चीजों से बना है? नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन से। नाइट्रोजन में कितना न्यूट्रॉन होता है? 14 - 7 7। और इस हाइड्रोजन में कितना? 1 - 1 0।
इसका मतलब NH3 में उतना ही न्यूट्रॉन होगा जितना कि नाइट्रोजन में है। तो नाइट्रोजन में कितना न्यूट्रॉन आया? 14 माइनस 7 न्यूट्रॉन्स। तो इतना मॉलिक्यूल्स और इतना सारा न्यूट्रॉन एक मॉलिक्यूल में, तो टोटल न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेंगे? 7 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 को जैसे ही करेंगे तो ये 1.75 Na आएगा। देखते हैं हम अगला सवाल। कैलकुलेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन 16 ग्राम O2 माइनस। बच्चों याद रखना है आज के बाद से कि ये जो O2 माइनस है इसका नाम होता है सुपर ऑक्साइड आयन, और एक इसी से मिलता जुलता है जिसका नाम है पेरोक्साइड आयन। तो देखो यहां O2 पे -1 चार्ज है और यहां O2 पे -2 चार्ज है, और ये तो सारे बच्चे जानते ही हैं कि O-2 इसको बोलते हैं ऑक्साइड आयन। तो याद रखना है, एक होता है ऑक्साइड आयन O पे -2, एक होता है पेरोक्साइड आयन O2 पे -2, और एक होता है सुपर ऑक्साइड आयन O2 पे -1। तो सवाल है कैलकुलेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन 16 ग्राम O2 माइनस। तो इसमें भी वही स्टेप है, पहला काम मोल्स निकालेंगे। मोल कैसे निकालेंगे? 16/32, क्योंकि इस आयन का मास 32 है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के एक्स्ट्रा जाने से मास पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो n कितना हो गया? 0.5। अब हमें पता है कि n इतना है तो आयन कितना हो जाएगा? 0.5 Na। फिर हमारा काम होता है कि एक आयन में हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैंने बताया था अभी पिछले सवाल में कि जब N3- का बात कर रहे थे, N3- आयन का क्वेश्चन कर रहे थे अजाइड आयन का, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? जो आउटरमोस्ट शेल में होते हैं। ये O2- किससे बना है? ये बना है ऑक्सीजन एटम से। ऑक्सीजन को लिखते हैं 16 and 8 करके लिखते हैं। इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो हम लोग इसी तरह से लिखते हैं 2 and 6, पहले वाले शेल में 2 और सेकेंड वाले शेल में 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया ऑक्सीजन में? 6। तो O2- में वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, इसीलिए 2 × 6, और +1 क्यों किया? क्योंकि ये माइनस चार्ज किया। तो एक सुपर ऑक्साइड आयन में 13 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, और टोटल आयन है 0.5। तो क्या करेंगे? 13 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 को जैसे ही 0.5 करेंगे तो 13 का हाफ होता है 6.5। तो आंसर कितना हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6.5 Na। अब आ जाते हैं सवाल के दूसरे पार्ट पे कि चार्ज फाइंड करना है। हमें पता है कि एक सुपर ऑक्साइड आयन पे कितना यूनिट चार्ज है? 1 यूनिट निगेटिव चार्ज है। इसकी वैल्यू बताई थी मैंने अभी कुछ देर पहले, 1.6 × 10⁻⁻19, और ये माइनस है इसलिए हम माइनस लगा दिया। तो एक आयन पे इतना चार्ज, टोटल चार्ज कितना होगा? 0.5 Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने बताया था कि कितनी बार एग्जाम में ऑप्शंस में ऐसे Na और E के ही टर्म्स में होते हैं, इसीलिए इसी तरह मैंने दिया है मैंने। एक और बेसिक सवाल, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 9.8 ग्राम H2SO4। तो पहला काम मोल्स निकाल लेंगे, 9.8/98, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं तो 98 आता है। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा? 0.1 Na। फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि एक H2SO4 के मॉलिक्यूल में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमें पता है कि H क्या है? H तो 1 होता है, ये तो सारे बच्चों को पता है। सल्फर क्या होता है? 16, 32, और O तो पता ही है, ये लिखा मैंने। तो 2 हाइड्रोजन में, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 × 1। सल्फर 1 है, सल्फर में कितना इलेक्ट्रॉन? 16, तो इसलिए +16। ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन? एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने ऑक्सीजन है बच्चों? 4, इसीलिए मैंने क्या लिखा है? 2 × 1 +16 +4 × 8, कितना हो जाता है ये? 2 + 16 + 32, 50 इलेक्ट्रॉन। एक मॉलिक्यूल में 50 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 50 × 0.1 Na मींस 5 Na। तो बच्चों अभी तक हमने कैलकुलेशन ऑफ एटम सीख लिया, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, और फिर कैलकुलेशन ऑफ चार्ज भी सीख लिया। अब इन टॉपिक्स पे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जो सारे कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर के एक साथ है। पहला ये बेहतरीन सा सवाल, कैलकुलेट मास ऑफ Na2CO3 which has same number of atoms as the number of protons present in 10 ग्राम CaCO3।
सवाल में पूछा जा रहा है कि 10 ग्राम CaCO3 में जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स कितने मास ऑफ Na2CO3 में होंगे। मतलब कि एक तरफ Na2CO3 का हम लोग को एटम्स निकालना है और एक तरफ CaCO3 का प्रोटॉन्स निकालना है, और दोनों को इक्वेट करेंगे तब पता चलेगा कि Na2CO3 का मास कितना था। तो बच्चों ये सवाल बनाते हैं हम लोग, हम अपने मन से मान लेते हैं x ग्राम Na2CO3। तो बच्चों सबसे पहला काम यहाँ पे हमें एटम्स निकालना है। एटम्स निकालने के लिए सबसे पहले मोल्स फाइंड करते हैं। अब मोल्स कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, तो x बाई में इसका वेट निकालेंगे। कौन सा वेट बोलेंगे, ज्यादा सही है बोलना फॉर्मूला वेट। तो कैलकुलेट कर लो, सोडियम का होता है 23, ये 46 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये 3 into 16 106 आएगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें पता चलेगा कि इसके एक यूनिट में, मतलब एक Na2CO3 में कितने सारे एटम्स है बच्चों, 2 सोडियम का, 1 कार्बन का और 3 ऑक्सीजन का, मतलब टोटल 6 एटम्स है। तो टोटल एटम्स अगर हम लोग निकालें, हमें पता है कि इसके एक में है 6, तो मोल्स इतना निकला है, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि x by 106 Na2CO3 है। तो एटम्स कितने हो जाएंगे बच्चों, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक Na2CO3 में कितना है, 6 एटम है, तो टोटल एटम्स कितना हो जाएगा, 6 टाइम कर देंगे। इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। अब हम लोग फाइंड करेंगे कि CaCO3 का 10 ग्राम है, तो इसमें कितना सारा प्रोटॉन्स है। तो फाइंड करते हैं बच्चों, पहला काम n 10 बाई में इसका हम लोग फॉर्मूला वेट निकाल लें, तो कितना आएगा 100 आता है। अब हम लोग देखेंगे कि यहां पे भी कितना 1/10 बोलो ज्यादा सही है इसको, 1/10 NaCaCO3 है। 1 CaCO3 की बात करें अगर, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें कितना प्रोटॉन्स है। तो अभी हमने कुछ देर पहले भी सीखा था कि कैसे करते हैं, बारी बारी से हर एलिमेंट का हम लोग प्रोटॉन्स निकालेंगे और जोड़ देंगे। कैल्शियम में 20 प्रोटॉन क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 20 है। कार्बन में 6 प्रोटॉन क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर भी 6 है, और ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स और 3 है, इसीलिए हमने इतना कर दिया है। तो जोड़ लेंगे 24 + 6 30, 30 + 20 50 प्रोटॉन्स। तो हमें दिख रहा है कि 1 CaCO3 में 50 प्रोटॉन्स है, तो इतने में कितना प्रोटॉन्स होगा, तो टोटल प्रोटॉन्स अगर निकालेंगे हम लोग तो वो कितना आएगा बच्चों, 50 into 1/10 Na, मतलब ये 5 Na आ गया। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कैलकुलेट द मास ऑफ Na2CO3 जिसमें उतना एटम्स हो जितना कि यहाँ पे प्रोटॉन्स है। मतलब कि इसको और इसको दोनों को हम लोग बराबर कर देंगे, तो करते हैं बराबर, Na तो कैंसिल ही हो जाना है, ये 3 ये 53, तो x कोई भी बच्चा निकालेगा 53 into 5, ऐसे लिखते रहा हूं x, वरना मल्टीप्लिकेशन के साथ कोई बच्चा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए। x इज इक्वल टू 53 into 5 बाई में 3। तो सॉल्व कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने आता ही है सारे बच्चों को। ये कितना होगा 265/3, तो डिवाइड करो 265/3 को, ये आएगा 88.33 ग्राम। तो बच्चों देखते हैं अब हम लोग दूसरा सवाल। बच्चों देखते हैं हम लोग दूसरा सवाल। सवाल में दिया हुआ है कैलकुलेट चार्ज ऑन 19 ग्राम आयन PO4-3। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मोल्स निकालेंगे। मोल्स कैसे निकालते हैं, मास माइनस आयन का मास निकालेंगे, कितना आएगा ये 95 आता है। ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल गलत। क्यों ऐसा गलत है, क्योंकि बच्चों मैंने पहले बताया था कि ग्राम आयन का मतलब होता है मोल्स ऑफ आयन। मोल्स का दूसरा नाम अगर एटम के लिए बोले तो ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम आयन, ये 3 नाम मैंने बताया था। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे ग्राम आयन लिखा हुआ है,
इसका मतलब पहले ही से मोल्स दिया हुआ है 19, तो आयंस का नंबर कितना हो जाएगा 19 Na। और अब हमें दिख रहा है कि एक PO4 -3 पे कितना चार्ज है -3e चार्ज। इसका मतलब -3 × 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। तो एक आयन पे इतना चार्ज, तो 19 Na पे कितना मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, टोटल चार्ज हो जाएगा बच्चों -3e × 19 Na। तो कह सकते हैं हम लोग -57 Na × E, इतना कूलम चार्ज है। पहले भी बताया है मैंने कि Na × E की वैल्यू कितनी होती है 96487 कूलम, या रफली कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 96,500 कूलम।